वीकली करंट की क्लास में आपका फिर स्वागत है। आपका नाम क्या है? निहारिका। ठीक है निहारिका, है ना। हम लोग शुरू करते हैं वीकली करंट एक्सप्रेस। हर एग्ज़ाम में हमारा करंट अफेयर जो होता है बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है। हम लोग वीकली करंट करते हैं हर सप्ताह। पिछले सप्ताह की जो टॉप 10 घटनाएं होती हैं वो लेते हैं। आज का जो टॉप 10 करंट है वो देखते हैं, और इसमें हमारे पास जो डेट है वो 7 मई है। 7/5 से लेके 13/5 तक का जो भी टॉप 10 का हमारा करंट है, ये इस सप्ताह का इस लेक्चर में हम लोग पूरी की पूरी बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। साथ में प्रश्नों के साथ ही डिटेल्ड बात करते हैं कि भाई क्या रीज़न रहे, क्या चीज़ें रहीं और ये प्रश्न बन क्यों रहे हैं करंट में। सबसे पहले आते हैं बिना देर करे, भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना ने कहाँ पर 35वें कॉर्पोरेट एक्सरसाइज का आयोजन किया? वेयर डिड द इंडियन नेवी एंड रॉयल थाई नेवी कंडक्ट द 35th कॉर्पोरेट एक्सरसाइज, है ना। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन आपको दिख रहा है। एडेन सागर है, दक्षिण चीन सागर है, अंडमान सागर है, अरब सागर है। इन चारों में से कहाँ पे ये वाला एक्सरसाइज हुआ है 35वां? तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? तो ये है आपका कॉर्पोरेट पेट्रोल। क्या है दोस्तों? कॉर्पोरेट पेट्रोल। अब एक चीज़ आप समझ लेना, और इनके शब्दों से मिलकर बना है। जैसे अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो COP और VAT, इन 6 लेटर्स से मिलकर ये शब्द बना है कॉर्पोरेट। अगर आप देख रहे हैं जनरली मैं अगर आपसे पूछूं कि पेट्रोल का मतलब क्या होता है, क्या होता है पेट्रोल का मतलब? जो आप डालते हैं डीजल पेट्रोल वाला समझते हैं पेट्रोल, ठीक है। मैं बता दूं पेट्रोल का एक्चुअल जो मतलब होता है वो होता है चक्कर काटना, आपका गश्त लगाना। पेट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? चक्कर काटना, गश्त लगाना, घूमना फिरना, ये मतलब होता है। जैसे आपने सुना होगा कि पुलिस पेट्रोलिंग करती है, या पुलिस का वाहन अगर आप इस प्रकार का देखेंगे तो उस पर लिखा होता है ना, पेट्रोल वाहन लिखा होता है, पेट्रोलिंग पुलिस लिखा होता है, या मोबाइल पेट्रोल लिखा होता है, ऐसी चीज़ें लिखी होती हैं। तो पेट्रोल का मतलब होता है गश्त लगाना, मतलब कि रात्रि के समय पर या सुनसान इलाकों में पुलिस जो है समय समय पर गश्त लगाती रहती है। तो पेट्रोल का मतलब होता है गश्त लगाना, है ना, ये याद रखेगा। अब हमने यहाँ पे क्या है, कॉर्पोरेट पेट्रोल का मतलब क्या हो गया कि हम बात करें कि हमारा जो देश है चूंकि वो संपन्न है नेचर की तरफ से, जल सेना भी हमारे पास है क्योंकि पानी के क्षेत्र से भी कनेक्ट है, वायु सेना भी हमारे पास है, हवा वाला एरिया भी बढ़िया सा हमारे पास है, और जमीन से लगी हुई सेना भी हमारे पास है, क्योंकि ऐसे भी देश हमारे जो कनेक्ट है दुनिया में। अगर हम बात करें इस भारत की, तो इस भारत में हमें अगर हमारी हर तरह की सेना को सुरक्षा, हर तरह की बॉर्डर को सिक्योर करना है तो समय समय पे गश्त लगाने की जरूरत पड़ती है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें कि यहाँ आपको पता है एक मक्कार देश है, और कौन सा है वो? पाकिस्तान। तो मान लो समय समय पे यहाँ पे ड्रिल होना या एक्सरसाइज होना, यहाँ पे गश्त लगाना आर्मी के जवानों का, हमारी सेना का बनता है। इस वाले एरिया में, चीन वाले एरिया में बनता है, इस वाले एरिया में बनता है। तो जमीन के साथ साथ वायु के साथ साथ यही गश्त की अगर बात करें, ये कहाँ पे बनता है? पानी वाले एरिया में। क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ पे ये कौन सा सागर है? तो ये इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर ये वाला है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? अरेबियन सी बोलते हैं, अरब सागर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे क्या है ये? तो ये है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल का पानी यहाँ पे, बंगाल की खाड़ी, इसको हम बोलते हैं ये वाला एरिया यहाँ पे, है ना। अब ये एरिया से तो इन क्षेत्रों से तो पानी भारत का लगा हुआ है 3 तरफ से अगर देखा जाए तो। मगर क्या है, साथ में हम लोग अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज भी करते हैं दूसरे देशों के साथ, युद्ध अभ्यास भी करते हैं, अभ्यास भी करते हैं। जिस कॉर्पोरेट एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ आपसे, रॉयल थाई, तो रॉयल थाई के साथ जो हमारा एक्सरसाइज हुआ है, थाई का मतलब है थाईलैंड। कौन सा देश दोस्तों? थाईलैंड। और ये यहाँ इतना एरिया जो आप देख पा रहे हैं, ये वाला, सिर्फ इतना ये वाला जो एरिया देख पा रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला एरिया है थाईलैंड का एरिया। इसके ऊपर आप देखेंगे म्यांमार है, इसके नीचे आप देखेंगे कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, ये तो वो देश है। इसके जस्ट नीचे देखेंगे मलेशिया आ गया, एक दूसरा देश आ गया। आगे कहानी समझ में? तो यहाँ पर देखेंगे थाईलैंड वाला ये एरिया है भारत का, ठीक है। अब देखिए क्या है, हमने यहाँ पे अगर बात करें, इस जगह पे अगर बात करें तो एक सागर है इस बे ऑफ बंगाल के अलावा, इस बे ऑफ बंगाल के अलावा यहाँ पे ये जो एरिया है, ये जो पानी का क्षेत्र है, ये क्षेत्र कहा जाता है, हमारे यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे अगर आपको दिख पा रहा है ये वाला एरिया अगर दिख पा रहा है, ये क्या है? हमारे 2 अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कारण ये जो एरिया है ना पानी का, ये कहलाता है अंडमान सी कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? अंडमान सी, यानी कि अंडमान सागर के नाम से ये एरिया कहलाता है, जो कहा जाता है। भारत की जो जल सेना है, नौसेना है, इंडियन नेवी जो है वो, और थाईलैंड की जो नौसेना है रॉयल थाई, ये दोनों की दोनों यहाँ पे ड्रिल कर रही है, यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही है। एक्सरसाइज किस चीज से रिलेटेड कर रही है? एक्सरसाइज कर इस मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो गया आपका? आंसर हो गया अंडमान सागर। अंडमान सागर में थाईलैंड की रॉयल थाई नौसेना
और इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना, अगर आप देखेंगे इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी, ये दोनों के दोनों मिलकर क्या कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है। एक्सरसाइज के जो उद्देश्य हैं इस पेट्रोलिंग के, इसकी गश्ती के उद्देश्य, देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज का मतलब यहाँ पे इन्होंने पेट्रोल लिया है, सबसे मेन बात याद रखिए। पेट्रोल का मतलब मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, गश्ती करना है ना, ड्रिल करना। तो गश्ती करना, पेट्रोलिंग करने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पेट्रोलिंग मतलब ये हो गया कि कई बार समुद्री जो डकैत होते हैं उनसे जहाज़ों को बचाना होता है। कई बार स्मगलिंग होती है, आपने सुना होगा, है ना। ज़्यादातर जो इंटरनेशनल लेवल पे जो स्मगलिंग होती है ना, जो सामान को गलत तरीके से, या बोलें कि गलत सामान को गलत बिना उसका पैसा चुकाए सामान को एक देश से दूसरे देशों में पहुंचाना, इसको हम स्मगलिंग बोलते हैं। तो वो पानी के रास्ते से होती है, तो वो यहाँ भी भारत का क्षेत्र आता है, इस वाले एरिया से भी बहुत काफ़ी मात्रा में होती है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हर जगह पर अलग अलग देशों के साथ हम लोग ड्रिल चलाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पे अलग अलग देशों के साथ। अभी हमने यहाँ पे जो ये ड्रिल की है, ये जो एक्सरसाइज की है, जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं दोस्तों, इसको हम जानते हैं कॉर्पेट एक्सरसाइज। कॉर्पेट का मतलब क्या हो गया, कॉर्पोरेट। पेट्रोल का मतलब हो गया गश्त। इन दोनों देशों की होती है। और ये कौन से नंबर की है, तो ये आप देखेंगे कौन से नंबर की है इस बार, तो ये है 35वें नंबर की, 35 नंबर की एक्सरसाइज है। इसको आप याद रखिएगा, मतलब कि ये शुरू काफी पहले हो गई होगी। तो ये वाली एक्सरसाइज है ना 2005 से शुरू हो गई है दोस्तों। कब से शुरू हो गई है? अब मैं आपको पूछ लेता हूं कि कॉर्पेट एक्सरसाइज किन देशों के बीच हो रही है? इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी के बीच हो रही है। ठीक है, दूसरी बात, कौन से नंबर की हो रही है? ये 35 नंबर की हो रही है। और किस पानी में, किस सागर में हो रही है? कहाँ हो रही है? अंडमान सागर में हो रही है। इसको आप याद रखिएगा, अंडमान सागर में हो रही है। ठीक है, इसका उद्देश्य, पेट्रोल का मतलब क्या होता है, पेट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, गश्ती करना, घूमना फिरना, चक्कर लगाना, देख रेख करना, चक्कर लगा के देख रेख करना, ये इसका मतलब होता है। तो यही उद्देश्य को यहाँ पे पूरा करा जा रहा है। अंडमान सागर, अंडमान सागर का नाम किसके नाम पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम पे, आइलैंड के नाम पे हमारा, याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं। भारत के किस एयरपोर्ट पर देश का पहला रीडिंग लाउंज ओपन किया गया? आप में से कोई एयरपोर्ट पे गया है कभी? किसी ने देखा हो एयरपोर्ट वगैरह आप में से? नहीं देखा? ठीक है, देखिए आप एयरपोर्ट पे देखेंगे तो देखो फ्लाइट्स आती है जाती है, तमाम चीज़ें चलती हैं। अब इन फ्लाइट्स के आने जाने के दौरान कई बार डिले भी फ्लाइट होती है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे 1 घंटे के लिए फ्लाइट्स जो है डिले होती है। तो जब वो डिले होती है तो आप उस समय 1-1.5 घंटे 2 घंटे क्या करोगे वहाँ पर बैठ के? और विशेषकर अगर देखा जाए कि जो एक तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो ये करेंगे कि बस स्टैंड पे ज़्यादा से ज़्यादा, अब एयरपोर्ट की बात हो रही है ना, फ्लाइट की बात हो रही, तो डेफिनेटली थोड़ा सा ऊपर के लेवल का आदमी जाएगा, सफ़र करेगा। क्योंकि देखो क्या है, क्योंकि ये है कि कहीं जाने के लिए 8 दिन का सफ़र लगता है। अब चूंकि अपन नवरे हैं तो अपन जा रहे हैं आराम से, 8 दिन में पहुंच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मगर अगर बात की जाए जो लोग थोड़े से बड़े होते हैं, मानसिक रूप से ज़्यादा सक्षम होते हैं, पैसों की तरफ से ज़्यादा सक्षम होते हैं, जिनको हम डेवलप कह सकते हैं, विकसित कह सकते हैं, आज के ज़माने के हिसाब से कह सकते हैं, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या हो जाती है? उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है उसका समय, टाइम। उसका टाइम बचाना है। 8 दिन का सफ़र जो है उसको 2 घंटे में करना है या 8 घंटे में करना है, क्योंकि उस समय उसके लिए बहुत कीमती है। वो है ना 2 घंटे में डील करके और वही काम करके वापस आ जाएगा, तो उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो वो व्यक्ति क्या लेगा? फ्लाइट लेगा। अब जब फ्लाइट लेगा तो उस फ्लाइट के बीच में भी आपने देखे होंगे कि जो बेहतरीन जो लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, उनकी जो हरकतें होती हैं, उनकी जो आदतें होती हैं, जो हैबिट्स होती हैं, वो भी बहुत जोरदार होती है, अच्छी हैबिट्स होती हैं। जैसे मैंने अभी आपको ये करके बताया, करने का मतलब कि हमारी हैबिट क्या, हम ट्रेन में जाते हैं, हम लोग, ये हैबिट हमारी है, और ऐसे ही व्यक्ति को ढूंढेंगे हम आपको। अब ऐसा व्यक्ति क्या ज्ञान देगा आपको, बताओ। जैसे आपने पता है ना कि आपने सुना होगा अंबानी जी के बारे में, सुना होगा धीरू भाई अंबानी जी के बारे में, है ना? अगर सुना हो तो ठीक, नहीं सुना हो तो मैं बता देता हूँ। धीरू भाई अंबानी जब पेट्रोल डाला करते थे किसी पेट्रोल पंप पे, पेट्रोलिंग का काम, पेट्रोल डालने का काम करते थे, एक कर्मचारी के रूप में काम करते थे। तो पेट्रोल डालते समय जब वो पेट्रोल डालने का काम करते थे धीरू भाई अंबानी, तो उसके बाद वो 5 रुपये की चाय पीने 5 स्टार या 3 स्टार होटल में जाते थे। 1-2 दिन में 3 दिन में 5 रुपये इकट्ठे करते थे और वो एक चाय पीते थे, पर वो चाय पीने जाते थे 3 स्टार होटल में या 5 स्टार होटल में। अब बाकी जो कर्मचारी हैं, वो बाकी के कर्मचारियों का दिमाग खराब होता था, क्योंकि वो चाय पी रहे हैं 50 पैसे वाली, उस समय की बात कर रहा हूँ, जिस समय की बात कर रहा हूँ, है ना, 10-20 पैसे 50 पैसे की चाय वो पी रहे हैं, और ये 5 रुपये की 5 स्टार में चाय पीने जाते थे। बहुत, उस समय पैसा बहुत कीमती था, 5 रुपये बहुत ज़्यादा हो जाते थे, है ना। तो वो 5 रुपये की चाय, तो ये लोग कहते थे यार ये एक अनोखा आदमी है जो 5 रुपये की चाय पीने जा रहा है वहाँ, और ये जो लोग हैं बाकी के, ये लोग 50 पैसे की चाय पी रहे हैं वहीं ठेले पे, आसपास के ठेले पे खड़े होकर।
और दिन भर में 2-3 चाय पिए जा रहे हैं, और वो 3-4 दिन में 2 दिन में पैसे इकट्ठे करके एक ही बार चाय पीने जा रहे हैं, पर वो 5 स्टार होटल पे। धीरू भाई अंबानी से बोला कि यार तू अनोखा क्यों है, तू वहाँ 5 स्टार चाय पीने जाता है, जब काम तू ये कर रहा है, और तू वहाँ जाके 5 स्टार में जाके 5 रुपये की चाय पी रहा है, उससे मिलता क्या है, उससे होता क्या है। धीरू भाई अंबानी कहते हैं कि भाई होता ये है कि जब मैं 50 पैसे की चाय तुम लोगों के साथ में खड़े होकर पीता हूँ, तो तुम ये करते हो, अरे यार आज तो छोरा की फीस भरनी यार, आज तो जो है यार बेरा ने मारियो यार मुँह यार, आज तुम ये बातें करते हो, यानी ओ को छोरो यो कर रही हो यार, एक ही छोरी है, तुम ये बातें करते हो 50 पैसे की चाय। और जब मैं उस होटल में जाता हूँ 5 स्टार होटल, जब उस 3 स्टार होटल में जाता हूँ चाय पीने की, तो वहाँ पे जाके मैं ये देखता हूँ बगल की टेबल में बैठे हुए बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेसमैन, देश के बड़े बड़े उद्योगपति कैसे डील करते हैं, कैसे बात करते हैं, उनका तरीका क्या होता है बात करने का, उनका तरीके के बाद वो कैसे डील करते हैं, किसी व्यापार को लेके काम क्या करते हैं, मतलब वो जो बात कर रहे होते हैं 10 मिनट के लिए, वो जो मीटिंग कर रहे होते हैं, उस 10 मिनट की मीटिंग में वो कैसे फैसले लेते हैं, कैसे डील करते हैं, और कैसे उद्योगों को बढ़ाने की बात करते हैं, कैसे देश को चलाने की बात करते हैं, कैसे आर्थिक रूप से मजबूत होने की बात करते हैं। वो 10 मिनट तक ये बातें करते हैं, और तुम साले 10 दिन अगर तुम्हें दे दिए जाए बात करने के लिए, तो तुम नवरे ही बातें करोगे, ओ आज तो हाथ पाँव कट रहा है यार। तो अंतर है, दोनों में अंतर है, तुम्हारी 10 दिन की बातों में और तुम्हारे 10 मिनट के में बहुत अंतर है, जमीन आसमान। आई कि नहीं कहानी समझे। तो जो अच्छे लोग होते हैं, सक्सेसफुल लोग होते हैं, उन सक्सेसफुल लोगों के पीछे उनकी हैबिट्स जो होती हैं, छोटी छोटी सी जो हैबिट्स होती हैं, वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। उनकी छोटी छोटी सी जो हैबिट्स होती हैं, उन हैबिट्स के दम पे वो बहुत ज़्यादा सक्सेस होते हैं, और ज़्यादा सक्सेस होते हैं। और हमारे जो गंवार लोग होते हैं, उनकी विशेषता होती है कि उनकी अच्छी हैबिट तो है ही, हैबिट तो सारी उनमें बुरी भरी हुई कूट कूट के, बस वो रोते रहते हैं दिन भर। उनके पास जाओ और हमेशा रोते हुए मिलेंगे आपको। उसका कारण हैबिट्स का। यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे ये करा है कि एयरपोर्ट पे आपको वैसे भी आप देखोगे, कभी भी एयरपोर्ट पे आप जाके देखोगे तो उस एयरपोर्ट पे आपको बहुत बढ़िया से आपको लाइब्रेरी, म्यूजियम, तमाम चीज़ें मिल जाएंगी आपको वहाँ पे, ताकि आपका जो समय है वहाँ पे वो लग जाए। यहाँ पे अभी क्या करा है, देश का पहला रीडिंग लाउंज ओपन हुआ है, और ये भी फ्री। इसमें क्या है, रीडिंग लाउंज का मतलब क्या हो गया, देखिए रीडिंग लाउंज का मतलब ये हो गया कि इस प्रकार का एक स्टोर बना दिया गया है। उस स्टोर में कई सारी बुक्स रखी हुई। अब बुक्स रखी हुई है तो मतलब ये है, आप जर्दा खाने में, बीड़ी पीने में आपका समय बर्बाद मत करो। आप एयरपोर्ट पे हो, 2 घंटे आपकी फ्लाइट डिले हो गई है, 1 घंटे आपकी फ्लाइट डिले हो गई है, तो 1 घंटे का सदुपयोग करके किताब पढ़ लो। किताब पढ़ने से कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाए। आई कि नहीं कहानी समझ में। तो आपके समय का दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग हो। इस वजह से भारत में ये वाला जो एयरपोर्ट है, कौन सा वाला, लाल बहादुर शास्त्री जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कहाँ पे है ये, वाराणसी में। इस एयरपोर्ट में फ्री रीडिंग लाउंज बनाया गया है। आ गई कहानी समझ में दोस्तों। इसमें कुछ किताबें, काशी, वाराणसी को क्या कहा जाता है, तो काशी के ऊपर कुछ बुक्स होंगी, काशी के ऊपर जो किताबें लिखी हुई है राइटर्स ने, वो किताबें रखी होंगी इस लाउंज में। इसके बाद कुछ इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो किताबें होती हैं, इंटरनेशनल जो राइटर्स की किताबें होती हैं, वो आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा एक स्कीम पीएम प्रधानमंत्री ने चलाई थी, जिसको पीएम यूथ स्कीम कहा जाता है। इस स्कीम के तहत जो भारत का जो युवा है, उस युवा ने, जो यूथ, जो हमारे राइटर्स हैं, उन्होंने जो किताबें लिखी होंगी इसके तहत, वो किताबें भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। मतलब 3 कैटेगरी की किताबें यहाँ पे मिलेंगी कुल मिला के। काशी जो वाराणसी, काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है, काशी के ऊपर जो किताबें हैं वो मिलेंगी। अंतर्राष्ट्रीय राइटर्स की, इंटरनेशनल राइटर्स की जो किताबें हैं वो आपको मिलेंगी। और इसके साथ साथ पीएम यूथ स्कीम के तहत जिन युवा राइटरों ने अपनी अपनी किताबें लिखी हैं, वो भी आपको यहाँ पे फ्री में पढ़ने के लिए मिलेंगी। आगे कहानी समझ में। तो ये इस प्रकार का काम कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे किया गया है, वाराणसी में है, ये याद रखिएगा। अच्छा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, नई दिल्ली में आते हैं कई बार। पटना एयरपोर्ट कहाँ है, ये बिहार में ही है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ है, ये कोलकाता में है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये देश का इस प्रकार से पहला लॉन्च बनता है, रीडिंग लॉन्च बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज पे बात आती है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है। कुछ डेट्स आपके सामने 9 मई है, 10 मई है, 11 मई है और 12 मई। आप में से किसी को पता है कब मनाया जाता है ये डे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, पता है किसी को। चलिए मैं बात करता हूँ, कुछ चीज़ों की बात करता हूँ। क्या हुआ है कि, और टेक्नोलॉजी तो सब समझते हैं भैया, टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ अलग से विशेष बताने की जरूरत नहीं है मेरे को। टेक्नोलॉजी से मतलब ये है कि आज तो सुबह उठने से लेके रात को सोने तक टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं हम लोग, नई नई प्रकार की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, भारत ने 18 मई 1974 देश का पहला न्यूक्लियर टेस्टिंग, पहली बार परमाणु परीक्षण किया था। कब किया था, और ये राजस्थान के एक जगह है पोखरण, यहाँ पे किया था।
पोखरण, राजस्थान के पोखरण। न्यूक्लियर टेस्ट कहाँ किया हमने पहली बार? पोखरण, पोखरण राजस्थान है ना, याद रखेगा राजस्थान। ठीक है, कब किया था पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट, परमाणु परीक्षण? 18 मई 1974 को किया था, 1974 में किया था। इसका जो नाम था ना, इसका नाम था स्माइलिंग बुद्ध। क्या नाम था दोस्तों? स्माइलिंग बुद्ध। ये बुद्ध जो है इसका, इस ऑपरेशन का नाम था। इसके तहत हमने दुनिया को बता दिया था कि भैया भारत भी जो है ना वो परमाणु संपन्न होने वाला है, न्यूक्लियर का काम करने, न्यूक्लियर एनर्जी का काम करेगा, न्यूक्लियर बॉम्ब का काम करेगा। क्योंकि आज के समय पे मारने से ज़्यादा ज़रूरी है भैया सबसे पहले खुद की रक्षा करना, डिफेंस बहुत ज़रूरी है। खुद की रक्षा के हथियार बनाना, डेवलप करना, खुद की रक्षा के काम करना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक ही देंगे कहीं के ऊपर, पर यह कि अगर हमसे कोई फालतू हरकत करेगा, बात करेगा तो हम कर भी सकते हैं यूज़। ये वाली भी चीज़ ज़रूरी है, सेफ्टी ज़रूरी है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे बात करें भारतवर्ष में पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट हुआ 18 में 1974 को। मगर ये जो परमाणु परीक्षण था भारत का, ये जो न्यूक्लियर टेस्ट था, इंदिरा गांधी ने करा था इसको। किसने करा था? इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने किया था। ये जो था मगर ये कम ताकत का था, कम ऊर्जा का था, कम एनर्जी का था। हमें चाहिए था ज़्यादा ताकत का परमाणु बम का परीक्षण। पर यह था कि ये मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि यहाँ से हमने पहला कदम बढ़ा दिया कि भैया भारत भी है कहीं ना कहीं इस फील्ड में काम कर रहा है, ये हमने दुनिया को बता दिया। और इसके बाद हमने सेकंड जो काम किया, अगला जो न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिससे कि भारत उन देशों में शामिल हो गया जिन देशों के पास दुनिया में क्या है? न्यूक्लियर बॉम्ब है। भारत 6ठे नंबर पे न्यूक्लियर कंट्री बना, न्यूक्लियर कंट्री बना। किस नंबर की? 6ठे। कौन से टेस्ट के बाद? सेकंड वाले परमाणु परीक्षण के बाद। और ये परमाणु परीक्षण हुआ 11 से 13 मई। कब हुआ दोस्तों? ये हुआ था 1998 में। कब हुआ? ठीक है, अब ये भी वहीं हुआ, उसी जगह पे। इसको नाम क्या दिया गया? पोखरण सेकंड। क्या दिया गया? मतलब पोखरण सेकंड जगह, मतलब सेकंड नंबर का हुआ। इसका नाम, बिल्कुल इसका नाम दिया गया शक्ति 98, पावर 98, यानी कि शक्ति 98। क्या नाम दिया गया इसको? जब भी कोई खुफिया काम होता है तो उस खुफिया काम का, उस खुफिया मिशन का कोई ना कोई नाम दिया जाता है, ताकि लोगों को समझ में नहीं आए और उसके बारे में बात चल रही है। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे कितना प्यारा नाम दिया उसको, स्माइलिंग बुद्ध, है ना। स्माइलिंग बुद्ध, उन्होंने कहा मुस्कुराते रहो, है ना, बुद्ध की तरह। वो एक आता है ना यहाँ पे, वो वाला बुद्धा, वो एक स्माइलिंग बुद्धा आता है, लॉफिंग बुद्धा बोलते हैं। वो एक डोकरा आता है ऐसा पेट लेके बड़ा सा, है ना, वो मुस्कुराते रहता है, बस उसकी बात। वैसा नाम दे दिया, स्माइलिंग बुद्धा नाम दे दिया। फिर ये आया दूसरा वाला पोखरण परीक्षण करने की बात है, तो हमने उसको नाम दिया शक्ति 98, कि मतलब अब भारत जो है न्यूक्लियर शक्ति बनेगा, न्यूक्लियर पावर बनेगा इस बार। और बन भी गया। 11 से 13 मई के बीच जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए पोखरण में, राजस्थान में, वो उतने ज़्यादा टन के न्यूक्लियर टेस्टिंग थी हमारी कि जिससे भारत पूरी दुनिया में कौन सी कंट्री बन गया भैया? 6th कंट्री बन गया जिसके पास परमाणु हथियार या परमाणु संपन्न देश बन गया। आगे कहानी समझ। अच्छा, 11 मई को ये एक बेहतरीन चीज़ हुई जिसमें हम लोग दुनिया के न्यूक्लियर कंट्री वाले देशों में शामिल हो गए। मगर इसी 11 मई को 1998 में और भी चीज़ें हुई थी। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम कौन सा दिवस मना रहे हैं? प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी का डे मना रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी क्या सिर्फ न्यूक्लियर के सेक्टर में काम करने से टेक्नोलॉजी हो जाती है क्या? और भी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो और भी चीज़ें इस डेट पे हुई। और भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हुई। हमने एक हेलीकॉप्टर बनाया, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, हंस 3। ये बना के और इसको दे दिया सेना को, और जिन जिनको भी चाहिए था दे दिया। ये हल्का विमान था, हल्का हेलीकॉप्टर था, 2 सीटर हेलीकॉप्टर था। इसका यूज़ क्या क्या हो सकता था, ये भी हमने इसी तारीख पे बनाया, इसी तारीख पे बना के कंप्लीट कर लिया था। मतलब इसी तारीख पे इसकी टेस्टिंग हुई, 11 मई को इसकी टेस्टिंग हुई, और ये फाइनल हो गया कि भैया इसको शामिल किया जा सकता है। क्या टेस्टिंग हुई? इसका यूज़ क्या हुआ? इसका यूज़ हुआ कि अगर मान लो पायलट जो होते हैं उनको ट्रेनिंग देना है, इसका यूज़ किया जा सकता है ना। अगर मान लो रिकॉर्डिंग करना है, वीडियो रिकॉर्डिंग करना, हल्का हेलीकॉप्टर है तो इसका यूज़ किया जा सकता है। आ रही कहानी समझ में? तो ये हंस 3 जो है, ये हेलीकॉप्टर को अनुमति मिली गई, या इसको फाइनल जिसको सबमिशन हुआ कब हुआ? 11 मई को 1998 में हुआ। और भी चीज़ें हुई। और भी चीज़ें क्या? भारत की एक बेहतरीन मिसाइल जो कि ज़मीन से हवा में मार करती है, उस मिसाइल की फाइनल टेस्टिंग भी इसी तारीख पे हुई। उस मिसाइल का नाम है, मैं आपको नाम बताता हूँ, उस मिसाइल का नाम है त्रिशूल। क्या नाम है दोस्तों? एक बेहतरीन मिसाइल है भारत। ये जो त्रिशूल नाम की जो मिसाइल है, इसकी टेस्टिंग भी, फाइनल टेस्टिंग कब हुई थी? इसकी फाइनल टेस्टिंग हुई थी 11 मई 1998 को। तो भारत ने 11 मई 1998 को सिर्फ एक काम नहीं किया, कई सारे काम किए। न्यूक्लियर टेस्टिंग करी, उसमें सक्सेस हो गए,
है ना। भारत में देश का पहला जो एक हल्का जो विमान है जिससे कि हम ट्रेनिंग दे सकते थे, पायलट्स को ट्रेंड कर सकते थे, जिससे हम लोग निगरानी रख सकते थे और भी अन्य काम कर सकते थे, वो भी हमने डेवलप कर लिया। इसी तारीख को, इसी दिन हमने एक नई मिसाइल लॉन्च की देश में, और वो कौन सी थी? त्रिशूल नाम से। तो इतनी सारी जब चीज़ें की, प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब। कौन थे? वाजपेयी साहब ने 1999 में बोला कि भैया आज से जो है ना 11 मई को क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाएगा। और पहला प्रौद्योगिकी दिवस कब मना? 1999। आ गई कहानी समझ में। और 1999 से 11 मई को हर साल क्या मनाया जा रहा है? इसलिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जा रहा है। आ गई कहानी समझ में? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। याद रखिएगा सारी चीज़ें, और बाद में आप लोग नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। छठा हिंद महासागर का जो हमारा सम्मेलन है, यानी कि 6th इंडियन ओशन जो कॉन्फ्रेंस है, वो कहाँ आयोजित किया जाएगा, है ना। तो इसके लिए आप फोटो देख सकते हैं, ये पूरा यहाँ पे, है ना। ये जो बाई है ना, ये बाई हसीना, कहीं मुस्कुरा रहे, नाम हैगा उनका। अरे तुम तो यार गलत ही लोग हो यार, तुम साले बहुत बेइज्जत लोग हो। ऐसा मुस्कुरा रहे हसीना के लिए, तो नाम ही हैगा शेख हसीना। क्या नाम है? और भैया दिमाग खराब मत करना, बांग्लादेश की क्या है? पीएम है। कहाँ की पीएम है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। क्या नाम है? बांग्लादेश की राजधानी कौन सी? ढाका। कौन सी राजधानी है? ढाका। 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है? कहाँ हो रही है? तो ये हो रही है भैया ढाका। ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की राजधानी है, याद रखिएगा। और यहाँ की पीएम कौन है? शेख हसीना। ठीक है, तो ऐसे हसीना के नाम पे खुश भी मत हुआ करो इतना। ठीक है, शेख हसीना। आ गई ना कहानी समझ में? ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब इंडियन ओशन जो है ना, अभी एक मैप भी मैंने अभी आपको बताया था, ये इंडियन ओशन है ना, एक अपना अलग ही रोल प्ले करता है, और भारत के लिए तो बहुत ही जरूरी। और सिर्फ भारत के नहीं, अगर हम जब साउथ एशिया की बात करते हैं, दक्षिण एशिया की अगर बात करें, तो देखो यहाँ पे एक संगठन का नाम भी लिखा हुआ है, आसियान, है ना, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका फुल फॉर्म होता है। तो अगर हम बात करें साउथ एशिया की, दक्षिण एशिया की, तो दक्षिण एशिया में दुनिया के जो 4 महासागर है, उनमें से तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर आता है, और वो कौन सा है? हिंद महासागर, इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन का नाम किसके नाम पे है दोस्तों? हिंदुस्तान के नाम पे, इंडिया के नाम पे उसका नाम। और यहाँ पे अगर बात करें, हमारा जो अरब सागर और जो बंगाल खाड़ी, वो भी इसी का ही पार्ट, इंडियन ओशन का ही पार्ट। तो हिंद महासागर से कनेक्ट जितने भी देश हैं, उन देशों के साथ अच्छे संबंध रखना, उन लोगों के साथ कोऑपरेट बनाना, कोऑपरेट करना आपस में, ये जरूरी है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन मैं आपको बता चुका हूँ किस चीज़ से होता है। सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन दुनिया में पानी के माध्यम से। किस माध्यम से होता है? तो पानी में किसी प्रकार की अवैध गतिविधियाँ ना हो, किसी अवैध प्रकार की डकैती ना हो, अवैध प्रकार के काम ना हो, उनके लिए यहाँ पे सब लोगों के बीच कोऑपरेट रहना जरूरी है। और उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? उसके लिए हम लोग कर रहे हैं भैया ये इस प्रकार के काम कर रहे हैं, किस प्रकार के? इस प्रकार के सम्मेलनों को समय समय पे आयोजित करते हैं। तो ये जो सम्मेलन आप देख पा रहे हैं, ये 6 नंबर का महासागर का सम्मेलन है, हिंद महासागर से रिलेटेड सम्मेलन है। इस सम्मेलन की शुरुआत, इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई थी 2016 से दोस्तों। कब से शुरुआत हुई है? 2016 से इसकी शुरुआत हुई है, 2016 से इसकी शुरुआत हुई है। कौन से नंबर का? ये वाला 6ठे नंबर का है, याद रखेगा। और ये कहाँ हो रहा है? ढाका की राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हो रहा है। इसका मेजबान जो इसको होस्ट किसने किया? जो वहाँ की प्रधानमंत्री उन्होंने। और हमारी तरफ से जो व्यक्ति पहुंचा ना, आप जानते होंगे, पिछले लेक्चर में बहुत सारी बातें की थी हमने। कौन है ये? भारत के विदेश मंत्री, एक्सटर्नल जो मिनिस्ट्री है उसके मिनिस्टर, मगर साथ में कौन से मंत्री? मिसाइल मिनिस्टर। कौन से मिनिस्टर? तो भारत के मिसाइल मिनिस्टर के नाम से जानते हैं एस जयशंकर। क्या बोलते हैं? क्या शानदार बोलते हैं, क्या स्मार्ट मिनिस्टर। मैंने आपको बताया कि पूरी जो मोदी कैबिनेट है उसमें सबसे जोरदार जो मिनिस्टर, सबसे मतलब जिसका ब्रेन मतलब खतरनाक गति से दौड़ता हो, सामने वाला प्रश्न पूछेगा उससे पहले आंसर, और वो कौन है? एस जयशंकर। इन्होंने पार्टिसिपेट किया भैया हमारे यहाँ से, है ना, याद रखेगा। देश, सब देशों के कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई ना कोई प्रतिनिधि आया है भारत की। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ लेता हूँ, भारत की ओर से भारत का कौन रिप्रेजेंटेटिव 6th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में 6ठी हिंद महासागर की बैठक में पहुंचा? कौन पहुंचा? भारत का विदेश मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर्स का जो मिनिस्टर है एस जयशंकर। ठीक है, वो यहाँ पे पहुंचे, याद रखिएगा। ठीक है, और कहाँ पे हुई है ये मीटिंग? तो ये मीटिंग हुई है ढाका। किसकी राजधानी? ढाका। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज्ड अ पेनल्टी ऑफ ₹1.73 करोड़
ऑन विच बैंक, ये बैंक के नाम लिखे हुए एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HSBC बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब मैं आपको वाल बोलूँ, ये जो लोगो है ना किस बैंक का है, ये लोगो जिस बैंक का होगा उस बैंक का पे जुर्माना लगाया होगा 1.73 करोड़ का, है ना। तो बिल्कुल ये जो लोगो है ना, ये है दोस्तों HSBC बैंक। किस बैंक का है ये? अब हम ये पूछें भाई HSBC का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, क्या होता है फुल फॉर्म, जैसे आपको पता होगा। चलिए इसके बाद HSBC, इसका मतलब होता है द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन कौन है भैया? ये HSBC, मतलब ये भारत का बैंक नहीं है। आ गई ना कहानी समझ में, ठीक है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखेगा। और इसमें देखिए RBI क्या है, आपको पता है RBI क्या है? बैंकों का बैंक है। क्या ये? फादर ऑफ ऑल बैंक्स। भारत में कौन है? RBI है। बैंकों को भारत में मान्यता देना, उनकी मान्यता को निरस्त करना, अगर किसी प्रकार की अनुशासनहीनता पाई जाती है या किसी प्रकार की कोई कमी किसी बैंक में पाई जाती है, इसकी गाइडलाइन के हिसाब से कोई बैंक नहीं चलता, तो ये समय समय पे क्या करता है, उनके ऊपर पेनल्टी लगाता है, जुर्माने लगाता है। पिछली बार भी मैंने आपको बताया था किसी बैंक पे जुर्माना लगा था, है ना। अभी इसने कितने करोड़ का जुर्माना लगाया? 1.73 करोड़ का जुर्माना लगाया। किस पे लगाया? HSBC बैंक पे लगाया। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन इसका मतलब होता है, ठीक है। RBI आपको पता है RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई। ये हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर। इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में, और अधिकतर सारे बैंकों के हेडक्वार्टर जनरली मुंबई में ही है, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं, अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। अगला पॉइंट है, भारत ने आवश्यक आयात के लिए, है ना, किस देश को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान की? ठीक है। इंडिया हैज प्रोवाइडेड $1 बिलियन क्रेडिट लाइन टू विच कंट्री फॉर एसेंशियल इंपोर्ट्स। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ देश है हमारे सामने, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार है, पाकिस्तान है ना। इनमें से किस देश के साथ की? मैं उससे पहले देखिए क्या है, उससे पहले क्या है, एक शब्द, एक वर्ड लिख रहा हूँ, LOC। LOC का मतलब पता है क्या होता है? लाइन ऑफ कंट्रोल। बिल्कुल सही जवाब, लाइन ऑफ कंट्रोल होता है। मगर ये LOC कहाँ है लाइन? हाँ, भारत और भाई तू खिड़की खोल और कूद जा, और वो नीचे कचरे वाला चटनी मिला देगा तेरे ऊपर, हरी लाल जो मिलवाएगा। भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा, मतलब कौन सी लाइन खींची हुई है? LOC खींची हुई है, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा इसको बोलते हैं ना, ठीक है। मगर गलत जवाब है शेलू, इसका मतलब वो नहीं है। और ज़रूरी नहीं कि हमें जिस चीज़ का मतलब जो पता हो सिर्फ वही हो, ये भी होता है ना। जिस सेंस में हम बात कर रहे हैं, ये है लाइन ऑफ क्रेडिट। क्या है? लाइन ऑफ क्रेडिट, LOC, ठीक है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? तो क्रेडिट का मतलब होता है साख। क्या होता है हिंदी में? साख। मतलब देखिए क्या है, मतलब ये है राहुल कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़। मैंने इसको अलग अलग लेक्चर्स में बताया, मतलब जनरली बताया है। यहाँ तो ये यूट्यूब पे तो आज बात कर रहे हैं अपन इसको, पर मैंने पहले भी आपको बताया है ये चीज़, और नहीं बताया तो मैं वापस से बताता हूँ, जिनने जो नए लोग हैं वो भी समझ लेंगे कि वास्तविकता में क्रेडिट की बात कर। क्रेडिट का मतलब होता है साख। साख का मतलब होता है आपकी वैल्यू। साख का मतलब आपकी वैल्यू। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, कोई एक्टर है, आप जो है, आप कोई डांस परफॉर्मेंस कराना चाहते हैं आपके किसी प्रोग्राम में, किसी फंक्शन में। अब उस दो तीन चीज़ें वहाँ हो सकती है मेरे ख्याल से। एक चीज़ तो ये हो सकती है निहारिका, क्या हो सकती है कि उस डांस परफॉर्मेंस में अपन एक बड़ी सी टीवी लगा दें और सब लोग गाने चल रहे हैं और सब लोग देखें और अपने आनंद लें। ये चीज़ हो सकती है पहले। दूसरी चीज़ हो सकती है कि आप किसी बेहतरीन डांसर को बुलाएं, बेहतरीन डांसर को, और वो उसी गाने पे जो आप चाहते हैं, जो गाने आप चाहते हैं उन गाने पे बढ़िया सा डांस करे। दूसरी चीज़ ये हो सकती है। और तीसरी चीज़ हो सकती है कि जिन लोगों ने टीवी पे उन गानों पे जिनने डांस किया है, जिस एक्टर ने, एक्ट्रेस ने डांस किया है, आप उन्हें ही बुला ले उसमें। ये तीन चीज़ हो सकती है ना। बताओ क्या ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा आपको? तीसरा वाला बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा।
सबसे आसान कौन सा होगा? फर्स्ट वाला, एक एलईडी लगा दी बड़ी सी, चलने दो काम, सही कह रहा हूँ। सेकंड वाला थोड़ा सा और कॉस्टली हो सकता है शायद, क्योंकि एक डांसर, आप बेहतरीन डांसर बुला रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे बोलूँ कि ज़्यादा पैसा कौन लेगा इसमें? एक्टर या एक्ट्रेस लेंगे कि वो डांसर ज़्यादा लेगा? एक्टर एक्ट्रेस। जैसे उदाहरण के तौर पे देखो, आप सलमान खान को डांस करना आता है? आता है, अपने तरीके का आता है, मतलब खुद की तरीके का, मगर यूनिवर्सल डांस तो नहीं आता, यूँ कह सकते हैं। अब मान लीजिए सलमान खान से ज़्यादा अच्छा डांस, सलमान खान से अच्छा डांस कोई भी कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बहुत अच्छे अच्छे डांसर हमारे शायद दावरा में बहुत अच्छे डांसर होंगे, मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे डांसर होंगे, है ना, पूरे इंडिया में और भी बेहतरीन बेहतरीन डांसर होंगे। मगर मेरे को बताओ, आप इंडिया का कोई भी बेहतरीन डांसर पकड़ लो, वो एक तरफ और सलमान खान एक तरफ, कौन ज़्यादा पैसा लेगा? सलमान खान। सभी को पता है क्यों है, इसका कारण क्या है? फेस वैल्यू। काय की वैल्यू है? वो कुछ भी नहीं करेगा आके वो, और अब तो मेरे ख्याल से वो टाबिल लपेट के भी यूं नहीं कर पाएगा वो जाने वाला सीन, है ना, क्योंकि एज हो गई भाई 50+। शीतल सही कह रहा हूँ मैं? सही कह रहा हूँ कि नहीं? तो सोचो वो कुछ भी नहीं करेगा, वो आके और बस यूं आएगा और यूं करके बस यूं खड़ा हो जाएगा और बस यूं करेगा, और डांस कर रहे हैं डांस करने वाले, है ना, वो आदत अलग है उसके, वो यहाँ से कहीं भी धागा होगा निकाल के चबान लग जाएगा, यूं करेगा यूं करेगा यूं करेगा, हो गया 1-2 घंटा उसका टाइम पास चला गया, वो आपसे करोड़ों रुपए मांग लेगा उसके लिए। सही कह रहा हूं? कारण है भैया वैल्यू, उसकी फेस वैल्यू, उसकी क्रेडिट इतनी ज़्यादा है। आई ना कहानी समझ? तो सारा खेल जो है ना, वो सारा खेल वास्तविकता में किस चीज़ का है? क्रेडिट का है, साख का है। अब देखो, ये क्रेडिट जनरली मिलती नहीं है, ये आपको कमानी पड़ती है। और दो चीज़ें हैं, ये जो क्रेडिट होती है ना, जो साख होती है, ये इनडायरेक्टली होती, मिलती प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलती, सिर्फ कमाई जा सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पे बहुत बेसिक सी बात है, कोई व्यक्ति है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने कई सारे लोगों को देखा है, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो काम करते हैं आज जैसे उदाहरण के तौर पे 4,000 5,000 रुपये में काम कर रहे हैं। 5,000 रुपये में काम करना शुरू किया, 2-4 महीने काम किया, कोई व्यक्ति उसको 6,000 दे रहा है, वो वहाँ से हट छोड़ के वहाँ भाग गया। 6,000 रुपये में काम किया, कोई व्यक्ति उसको 6.5 दे रहा है, वो वहाँ भाग गया 6 महीने बाद। कोई व्यक्ति ने फिर उसने वो काम किया 7,000 रुपये में, कहीं और भाग गया। तो वो साल 1.5 साल में उन 500-500 रुपये, 1,000 रुपये जो उसकी सैलरी बढ़ रही है, उसके चक्कर में वो 10 तरह के धंधे चेंज कर चुका है। कभी यहाँ काम कर रहा है, कभी वहाँ, कभी वहाँ। ठीक है, कुछ समय के लिए वो पैसे ज़्यादा कमा सकता है, मगर एक चीज़ वो कभी नहीं कमा पाएगा, और वो होगी क्रेडिट। वही उसी के साथ काम करने वाला 5,000 में काम करने वाले व्यक्ति, एक ही जगह पर काम करने वाले, जिस व्यक्ति ने एक ही जगह पे 5,000 रुपये में 2 साल काम करा, 3 साल काम करा, उसकी सैलरी 2 साल बाद बढ़ी 5.5 या 6, फिर 2 साल काम करा तब जगह 7 पहुंची। वो उससे पैसे 1,500 रुपये शायद कम कमा रहा है, मगर एक चीज़ पता है उसने क्या कमा रही इनडायरेक्टली? वो है क्रेडिट। उसके सेठ का क्रेडिट कमा लिया। मतलब ये कि अगर मान लो ये जो हर कहीं भागने वाला जो व्यक्ति है, इसको अचानक से 50,000 की जरूरत पड़ गई, 50,000 की जरूरत पड़ गई, ऑपरेशन में, बीमारी में, शादी ब्याह में, काय में भी अगर 1,50,000 की जरूरत पड़ गई, तो वो सेठ नहीं देगा इसको। क्यों नहीं देगा? क्योंकि बोलेगा यार इसका कोई ठिकाना नहीं, कब भाग जाए, 10 जगह से भाग के मेरे पास आया। तो वो उसको 1 रुपये गया, यार धंधा बेकार चल रहा है यार, अभी तू ही तो देख रही हो, कहीं भी नहीं हो रही अभी कमाई, अभी नहीं दे सकता, अभी है ही नहीं पैसे, जैसे तैसे 2-5 हज़ार 10,000 देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। मगर वो जो व्यक्ति है ना, जिसके यहाँ पे कंटिन्यू वो दूसरा व्यक्ति काम कर रहा था 5 साल से 4 साल से, भले उसकी सैलरी कम थी, मगर उसने एक चीज़ कमा ली, वो है क्रेडिट। अब उसने अगर मांग लिया कि साहब मेरे को ज़रूरत पड़ रही है 50,000, 1 लाख, ये समस्या है, तो उसने क्रेडिट कमाई थी। उसका सेठ क्या बोलेगा? तो चिंता मत कर, मैं खड़ा हूँ तेरे साथ, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, 50,000 1 लाख लग जाए, मैं खड़ा हूँ, कोई दिक्कत, तू काम कर आराम से, मैं खड़ा हूँ। क्योंकि उसको विश्वास है 1 लाख रुपया अगर दे भी दूंगा तो ये 10 साल काम करेगा मेरे यहाँ पे ईमानदारी से, वो 10 साल मेरा हाशिर वो रहेगा इसके ऊपर प्रेशर कि मैंने पैसे दिए, 10 साल तक बढ़िया काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं, परमानेंट आदमी चाहिए अपने को। आई कि नहीं कहानी समझ में? तो उसका काम नहीं रुकेगा वहाँ पे, उसका काम चल जाएगा। ये डिफरेंस है दोनों में कि एक व्यक्ति क्रेडिट नहीं कमाता और एक व्यक्ति क्रेडिट कमाता है। आजकल की जो दुनिया है ना, यहाँ पे लोग जो है ना सिर्फ इनके पीछे भाग रहे हैं, मनी नारायण के पीछे भाग रहे हैं, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, और क्या चीज़ नहीं कमाते? क्रेडिट नहीं कमाते। बहुत जल्दबाजी में होते हैं, क्रेडिट नहीं कमाते, काम अनशन करते हैं, बेकार से काम करते हैं, दिखाते कुछ है, बोलते कुछ है, बताते कुछ है, हर कुछ काम करते हैं, और हर कुछ काम करने के बाद में एक चीज़ नहीं कमा पाते, और वो क्या होता है? तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ आई खाने समझ। अब चलिए हमारे टॉपिक पे आते हैं। ये जो देश है श्रीलंका, ये झंडा आपको, ये फ्लैग दिख रहा है आपको, श्रीलंका का फ्लैग है, ये वाला आधा जो फ्लैग है श्रीलंका का।
श्रीलंका ने चीन के कुछ बहकावे में आके, मैंने आपको पिछली बार के वीडियोस में बताया है, हम्बनटोटा बंदरगाह के बारे में बताया था कि चीन ने एक बंदरगाह वहाँ पे डेवलप किया हम्बनटोटा, जिसके कारण वो काफ़ी हद तक नीचे गड्ढे में चला गया, कर्ज में चला गया श्रीलंका। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका का जो इकोनॉमी है वो काय के ऊपर बेस्ड है, 60% से ज़्यादा टूरिज्म के ऊपर है। और कोविड का जब समय आया तो वो जो टूरिज्म वाला काम था वो ठप हो गया उनका, कोई लोग घूमने नहीं आए, तो इस वजह से श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो नीचे चली गई डेप्थ में, और श्रीलंका पूरी दुनिया का कर्जदार हो गया, जिसमें भारत भी शामिल है। अब कर्जदार होने में श्रीलंका के साथ क्या नाटक हो गया? श्रीलंका के साथ ये नाटक हो गया कि इनके खाने के भी लाले पड़ रहे, दाल चावल रोटी जो भी है, रोटी 100 रुपए की रोटी पड़ रही है यहाँ के लोगों को, इतनी महंगी हो चुकी, कर्ज में है, पैसे ही नहीं लोगों के पास। तो जब पैसा नहीं होता उस समय पे क्या बढ़ जाती है? फिर महंगाई बढ़ जाती है। हारी कुछ कहानी समझ, डिमांड ज़्यादा हो और मगर मार्केट में पैसा नहीं हो, तरलता ना हो, लिक्विडिटी ना हो, तो बढ़ेगी सही महंगाई। तो यहाँ पे यही हुआ, श्रीलंका की स्थिति खराब है। अब ऐसी स्थिति में भारत हमेशा ही, मैं अब ये अपना भारत इसीलिए कहते हैं बुद्ध का देश है, महात्मा गांधी का देश है ना, श्री राम का देश है, कि परोपकार हम हमेशा से रहें, परोपकारी शुरू से रहें। और मेरे ख्याल से हम सभी रहते हैं परोपकारी, यहाँ के लोग भी, तो हम लोग हर संभव मदद इसकी कर रहे हैं। उस मदद के तहत हमने क्या किया है, इसकी एक क्रेडिट लाइन, यानी कि इसकी एक LOC यानी कि एक लाइन ऑफ क्रेडिट घोषित की है। किसके लिए घोषित की है? श्रीलंका के लिए। और वो लाइन ऑफ क्रेडिट कितने समय, कितने रुपए की है? $1 बिलियन। $1 बिलियन का मतलब होता है दोस्तों 100 करोड़ रुपए। कितने करोड़ रुपए? 100 करोड़ रुपए का आयात। आयात मतलब क्या? ये अपने देश में मंगा सकता है, खरीद सकता है। किससे खरीद सकता है, किससे ले सकता है? भारत से। आ गई ना कहानी समझ? इसके पास एक भी रुपया नहीं है। क्रेडिट का मतलब है साख, सिर्फ काय पे ले सकता है? अपनी क्रेडिट पे ले सकता है, साख पे ले सकता है। अब बताओ श्रीलंका ने क्रेडिट कमाई क्या? ये तो दी है हमने। आई क्या नहीं कहानी समझ में? ये हमने दी है। आ गई ना कहानी समझ में? ठीक है, तो कमाना चाहिए, याद रखेगा। तो $1 बिलियन की क्रेडिट यानी कि 100 करोड़ रुपए की हमने क्रेडिट लाइन दी है। किसको दी है? श्रीलंका। क्योंकि उनकी स्थिति खराब है, तो भारत से वो कितने रुपए का सामान खरीद सकते हैं, आयात करा सकते हैं? 100 करोड़ रुपए का जो सामान है वो अपने यहाँ से ले सकते हैं। और पैसा वो कब देंगे? बाद में। आ गई ना कहानी समझ में? आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, मूवी वगैरह में देखा होगा, कई बार क्रेडिट कार्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड जारी हो जाते हैं, क्रेडिट कार्ड हो जाते हैं, 10,000 रुपये का आपका क्रेडिट कार्ड बन गया। अब आपके अकाउंट में अगर 1 रुपये भी नहीं है तो भी आप की लाइन सेट है क्रेडिट कार्ड की। कितनी? 10,000। आप 10,000 रुपये तक का सामान खरीद सकते हैं। तो बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड क्यों दिया? क्योंकि बैंक को ऐसा लगता है कि आप जो एक अच्छे कस्टमर हो उसके लिए, तो अच्छे कस्टमरों को वो अपनी तरफ से सुविधा दे रही है कि भैया आपका 10,000 रुपये का क्रेडिट। अब आप मतलब आपके पास पैसे नहीं भी हैं तो भी आप 10,000 रुपये का सामान खरीद सकते हैं। आ गई ना कहानी समझ में? बाकी आपको चुकाना पड़ेगा फिर ब्याज के साथ बाद में, है ना, याद रखेगा। तो ये भी एक चीज़ रहती है उसमें। नहीं तो तुम सोचो बस दे दिया इन्हें तो अच्छे कस्टमर होने के नाते 10,000 और बस खा जाओ सब, तो ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, याद रखेगा। तो किस देश को दिया भैया 1 करोड़ रुपये, 100 करोड़ रुपए की, $1 बिलियन की क्रेडिट हमने दिए श्रीलंका, जिसकी हालत खराब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। भारत ने किस देश के साथ मिलकर सीटवे, ये जो सीटवे बंदरगाह है इसका उद्घाटन किया है? तो यहाँ पे श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान। ये बंदरगाह इस टाइप का होता है, आपको पता है, पानी के जो जहाज हैं वो जहाँ से आते जाते हैं, जहाँ से वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट उन पे होता है, आयात निर्यात होता है, वो पोर्ट्स ही होते हैं, बंदरगाह ही होते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये वाला मैप बड़ा हमारे काम का, इससे सारे काम हो गए हैं हमारे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ है हमारा कोलकाता। क्या है दोस्तों? कोलकाता, हमारा कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता बंदरगाह, कोलकाता पोर्ट हमारा। इस कलकत्ता बंदरगाह से अगर हम बात करें, यहाँ ये कौन सा देश है? म्यांमार। कलकत्ता से म्यांमार को कनेक्टिविटी देने के लिए भारत ने अनुदान देके, अपनी तरफ से पैसा देके, भारत ने अपनी तरफ से ये वाला बंदरगाह बनाया दोस्तों। वो सीटवे ही है। कौन सा बंदरगाह बनाया हमने? तो ये वाला बंदरगाह हमने डेवलप करा है। आगे कहानी समझ, जिससे कि भारत का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा सिक्योर हो सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा आसानी से हो सके। तो ये हमने कहाँ पे डेवलप करा है ये बंदरगाह? तो ये बंदरगाह हमने डेवलप करा है म्यांमार में। कहाँ डेवलप करा है? म्यांमार में। आगे कहानी समझ में, सीटवे बंदरगाह भारत ने डेवलप करा, भारत ने बनाया और चलाने का काम, अभी उद्घाटन किया हमने उद्घाटन किया। और हमने उद्घाटन करने के साथ साथ इसका चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ले ली? हम चलाएंगे। ठीक है, हम इसका मेंटेन करके रखेंगे कुछ समय तक, जब तक हम चाहेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया ना, हम्बनटोटा चीन ने करा था श्रीलंका के साथ, सेम काम हमने किसके साथ करा है? म्यांमार के साथ। मगर हमने उसके जैसा वो कर्ज वर्ज और वैसा निपटाने का काम नहीं करा उसको, है ना। और कलकत्ता से एक पहला शिप भी हमने भेज दिया वहाँ के लिए, ताकि आसानी से जो देश है इस साइड के, देखो ये यहाँ से हमारा जो सामान है वो लोड होके यहाँ आएगा,
यहाँ से इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, और इधर साइड के जो देश हैं इन सागरों से, साउथ चीन सागर है, पैसिफिक ओशन, ईस्ट चाइना से, ये इन सागरों से अलग अलग देशों में हमारा जो सामान है वो आयात और निर्यात होता रहेगा। तो इस उद्देश्य से हमने ये बंदरगाह डेवलप करा है। कहाँ डेवलप किया है दोस्तों? म्यांमार में। कौन सा बंदरगाह है ये? सीटवे बंदरगाह है ना, हम लोग हिंदी में सीटवे बोलते हैं, इंग्लिश में कुछ सीटवे बोलते हैं ना, याद रखिएगा। सीटवे एक शहर है वहाँ पे, उसकी बात है म्यांमार में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। IPL इतिहास में 7000 रन बनाने वाला पहला क्रिकेटर कौन बना? IPL कौन कौन को पसंद है आप में से? लड़कों को ही पसंद है ज़्यादातर, और बस IPL। पूजा जी पसंद है? करिश्मा वेरी गुड, बहुत बड़े। तेज पसंद है IPL। निशा तो IPL पसंद है। अब देखिए क्या है, IPL में पहली बार वर्ल्ड की अगर बात करें, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है IPL में पहली बार किसी खिलाड़ी ने 7000 रन बनाए, और वो जो खिलाड़ी है ना वो है, ये नहीं है रे, लाइन खींच रहा हूँ मैं तो, विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली IPL में 7000 रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया। 7000 रन। मगर मैं ये कहता हूँ कि आदमी को ये अभी तो ये पता ही नहीं है, शेलू, ये पता ही नहीं है कि विराट कोहली ने 7000 रन बना दिए। क्यों नहीं पता? क्योंकि उससे ज़्यादा चर्चा में तो ये इसकी वजह से रहा। सही कह रहा हूँ कि नहीं? इनकी जो फाइट हुई विराट कोहली और गौतम गंभीर की, वो ज़्यादा चर्चा का विषय रही। तो उस चर्चा में ये भाई साहब का जो रिकॉर्ड बना 7000 रन का, ये खत्म हो गया। लोगों को पता ही नहीं कि 7000 रन बनाने वाला खिलाड़ी बन गया है IPL का। विराट कोहली और गौतम गंभीर दोनों की टक्कर हुई, पता ही होगा। वो विवाद पता नहीं कब से चल रहा है इनका, और लड़ाई वड़ाई वो आती रहती है। कभी के दिन एक दूसरे का माथा फोड़ लेंगे, ये ठंडा ही मिल जाएगी, यही हो पाएगा, है ना। मगर देखो मैं आपको बताऊं, इसीलिए क्रिकेट का भगवान किसे कहते हैं, किसे मानते हैं? सचिन तेंदुलकर को मानते हैं। क्यों मानते हैं भैया? देखो बहुत दो चीज़ें, 2 पॉइंट पे बात बताऊंगा। क्या ये भले कितने रिकॉर्ड बना लें, ये बना ले या ये बना ले, ये कभी भी सचिन के बराबर ही नहीं कर सकते। उसका एक कारण है, उसका एक बेसिक कारण है। उसका बेसिक कारण क्या है? भगवान जो होता है ना, वो निर्विवाद होता है। कैसा होता है? निर्विवाद। जिसकी सत्ता निर्विवाद हो वो भगवान होता है, जिसके ऊपर कोई डिस्प्यूट ही नहीं हो। सचिन तेंदुलकर, हजारों रिकॉर्ड्स, हजारों पारियां, हजारों रन, करोड़ों फॉलोवर्स, फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में, ये सचिन के थे। हजारों मैच, उसके बावजूद भी पूरी लाइफ में एक बार भी, एक जगह का भी उसका डिस्प्यूट की बात नहीं है, एक जगह का भी विवाद नहीं है। उसके बावजूद भी इतना नम्र आदमी, इतना शालीन आदमी, इतना शांत आदमी, ठीक है, ऐसी स्थिति। वो यहाँ अगर हो, मतलब ये स्थिति अगर ये आ जाए उनके सामने, इनकी तो ये स्थिति पाँव झूले पाँव पड़ ले, ऐसी स्थिति में आ रही कि नहीं कहानी समझ में? इसलिए सचिन क्या है? क्रिकेट का भगवान है। और ये देखो, इन भाई साहब का तो खुद का कहना है कि अगर कोई छेड़ेगा तो फिर अपन भी नहीं छोड़ेंगे, है ना। और ये भाई साहब जो है, ये कह रहे चीकू क्या कह रहे हैं, ऐसी चीकू बोलते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में है ये लोग। अब बताओ आगे नहीं कहानी समझ? बिल्कुल रिकॉर्ड बना सकते हैं, मगर वो जो स्थान उसका है, वो स्थान पे कभी भी नहीं पहुंच सकते। आगे ना कहानी समझ में? और ऐसे ये डिस्प्यूट करके तो और नहीं पहुंच सकते। आगे ना कहानी समझ में? याद रखिएगा। आप में से कोई फैन है विराट कोहली का? तेज है विराट कोहली, और ये गौतम गंभीर का भी फैन? अब बताए आप में से ज़्यादातर, अधिकतर लोग गौतम गंभीर के फैन नहीं है ना कोई? क्यों नहीं है? उसका कारण है, उसका कारण ये कि आपकी जो जनरेशन है ना, वो इस व्यक्ति को जानती ही नहीं है। अरे जानने से मतलब इनका जो जलवा था ना, जैसे आज विराट कोहली का जलवा आप समझते हो, वो जलवा आपके दादाजी ने देखा होगा, आपने नहीं। कब से IPL देखने लगे हो? आई ना कहानी समझ में? हाँ, उससे पहले का है ये आदमी, आई ना कहानी। तो इनका अपना जलवा है, इनकी अपनी वैल्यू है, इनकी अभी की वैल्यू है, इनकी अपनी वैल्यू, समय समय की बात। और इन सबके जो पितामह हैं उनकी अपनी वैल्यू है। कौन? गॉड ऑफ क्रिकेट, है ना। आगे कहानी समझ में? तो याद रखिएगा। तो 7000 रन किसने बना लिए हैं? तो विराट कोहली ने। रिकॉर्ड बन गया है, याद रखिएगा रिकॉर्ड। यही रिकॉर्ड मत याद रखना, लड़ रहा है आपस में दो ही, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारे राजनाथ सिंह, इन्होंने कहा भारतीय वायुसेना के हेरिटेज सेंटर का उदाहरण किया है ना। वेयर डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेट द हेरिटेज सेंटर ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देखेंगे यहाँ पे हेरिटेज सेंटर, इंडियाज फर्स्ट एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर इन कहाँ पे, तो लिख देता हूँ एक बढ़िया सा स्वर्णिम अक्षरों में ताकि आपको लगे कि हाँ ठीक है। चंडीगढ़ कहाँ पे दोस्तों, कहाँ पे हेरिटेज सेंटर खोला है, ये चंडीगढ़ में खोला है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए क्या है, हमारी वायुसेना के बहुत सारे पुराने विमान हैं, जिन विमानों ने पाकिस्तान के समय पे जब कारगिल युद्ध हुआ तब कोई काम किया है बेहतरीन, तब लड़ाई जिताने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है ना। इसके अलावा 65 में युद्ध हुआ है तब योगदान दिया है, अलग अलग समय पर। अभी भी आपने अभिनंदन वाला केस सुना ही होगा, उस समय भी दिया है। अब मान लो ऐसे वायुयान या वायुसेना की ऐसी कोई चीज़ रिटायर्ड होती है आर्मी से, सेना से, वायुसेना से रिटायर्ड होती है, तो उसको क्या करें, उसको अटाले में रख दे, क्या करें उसका, तो उसके लिए एक सबसे अच्छी चीज़ है कि उसकी प्रदर्शनी लगा के उसका म्यूजियम में उसको रख दिया जाए प्रदर्शनी के लिए, ताकि वहाँ पर उसके बारे में लिखा भी जाए कि ये वो एयरक्राफ्ट है या ये वो मशीन है जिस मशीन के द्वारा उस युद्ध में ऐसा ऐसा किया गया था। आगे की नहीं कहानी सुन। इस थीम पे देश में पहली बार भारतीय वायुसेना का हेरिटेज सेंटर खोला गया है। कहाँ खोला गया है? चंडीगढ़ में। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, ताकि जो इस टाइप के वायुयान या इस प्रकार की जो भी मशीनरी होगी हमारी एयरफोर्स की, वो यहाँ पे इस म्यूजियम में आराम से रखाई जा सकेगी, हेरिटेज के रूप में, विरासत के रूप में। विरासत से मतलब आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो भी इसको देखेंगे कि अच्छा उस समय पे इससे ऐसा हुआ था। जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में, जब चाहे आप कारगिल युद्ध के बारे में पढ़ें, चाहे आप 71 के युद्ध के बारे में पढ़ें भारत पाकिस्तान, चाहे 65 के युद्ध में पढ़ें, चाहे 62 के भारत चीन के युद्ध के बारे में पढ़ें, आगे कहानी समझ में। जब भी कोई चीज़ होगी तो ये क्या रोल प्ले करते हैं अपना, वायुसेना की तरफ से ये चीज़ की गई है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किस शहर में पीएम जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी इनॉग्रेटेड पीएम जन औषधि केंद्र इन विच सिटी। ठीक है दोस्तों, ये तो देखिए मैं आपको पहले तो बता दूं कि होता क्या है। होता ये है कि जनरली क्या है, एक दवाई जो होती है ना, आपने दवाइयाँ देखी होंगी, औषधि मेडिसिन देखी होंगी, एक जो दवाइयाँ होती है ना शेलू, वो बहुत महंगी होती हैं। वो दवाइयाँ होती है एथिकल। कौन सी दवाइयाँ होती है? एथिकल मेडिसिन, एथिकल दवाइयाँ। और एक जो दवाइयाँ होती है ना, वो होती है जेनरिक दवाइयाँ। कौन सी होती है? जेनरिक मेडिसिन। ये दो टाइप की दवाइयाँ होती हैं, और भी हो सकती हैं, दो टाइप सामान्यता होते हैं। मतलब दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो कंपनी की दवाइयाँ हैं वो एथिकल है, और जो कंपनी, मतलब कंपनी से मतलब ये भी होती है कंपनी की, मगर एक बड़ी नेशनल इंटरनेशनल कंपनी की दवाइयाँ क्या कहलाती हैं? एथिकल कहलाती। और जो जनरल कंपनियाँ हैं, जनरल से मतलब जो बस एक फॉर्मूले के तहत बना देती हैं कोई दवाई, जो इंदौर में जिसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकती है, भोपाल में हो सकती है ना, या लोकल लेवल पे किसी जिसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो उस कंपनी की जो दवाइयाँ वो क्या कहलाएंगी? जेनरिक दवाइयाँ कहलाएंगी। दोनों में अंतर क्या? अंतर इतना है, इसकी दवाई आपको, कोई एक दवाई, इसकी दवाई जो है आपको 5 रुपये में बाजार में मिल जाएगी, 5 रुपये की एक गोली। और ये यही दवाई जो है ना, ये लगभग 70 रुपये के आसपास आपको मिलेगी। कितने रुपए की? एक गोली 60, 70, 50 रुपये की। ये अंतर है ज़मीन आसमान का। इसका एक पत्ता आपको 20 रुपये में पड़ जाएगा लगभग, इसके हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको, 20-25 रुपये में इसका पत्ता पड़ जाएगा, और इसका पत्ता आपको 150, 200, 300 रुपये में पड़ेगा, जबकि काम एक ही करेंगी। आ रही कहानी समझ? अब देखो क्या होता है, मेडिकल वाले कितने जोरदार काम करते हैं। डॉक्टर, अच्छा कंपनी की जो दवाइयाँ होती हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है, हम मान सकते हैं, थोड़ा उनका फॉर्मूला ज़्यादा बेहतर हो सकता है, या कहें कि ज़्यादा वो अच्छे से उसमें कंपाउंड डाल रहे हैं तो ज़्यादा। तो डॉक्टर क्या करता है, एक एथिकल दवाई लिखता है बढ़िया सी, और डॉक्टर आपसे कहता है भी यही लेके आना। ठीक है, अब आप मेडिकल पर जाते हो तो मेडिकल वाला कहता है आपसे कि दूसरी दे दूँ, ये वाली नहीं, आप कहते हो दे दो, वो दूसरी देगा आप। अब वो देखो, अच्छा इसमें भी जो एमआरपी है ना, इसका एमआरपी मान लीजिए 200 रुपये है, और इसका एमआरपी भी कितना है? 200 रुपये। आ रही कहानी समझ? दोनों का एमआरपी 200 रुपये, मगर इसकी जो कीमत है वास्तविकता में, ये आपको कितने में देगा? इस पर वो ज़्यादा कम नहीं करेगा, ये कितने में देगा आपको? 190 रुपये में। मगर यहाँ है ना, ये जेनरिक दवाई, ये आपको 50 रुपये मिल जाएगी। कितने रुपये मिलेगी? मगर वो आपको देगा किस कीमत में? एमआरपी पे। किस कीमत पे देगा? मतलब आपको एथिकल के रेट पे उसने कौन सी दवा दे दी? जबकि जेनरिक जो दवा होती है उसका रेट कितना होता है? बहुत ज़्यादा कम होता है। आगे ये ना कहानी समझ, बहुत सस्ती होती है।
गवर्नमेंट ने एक स्कीम शुरू की, जन औषधि योजना। ये जन औषधि योजना 2008 में शुरू हुई थी सामान्य तौर पे, बाद में इसका नाम चेंज किया गया और इसको कर दिया गया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। 2018 में इसको भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि योजना इसको कर दिया गया। इसके तहत देश भर में ये जो दवाइयाँ होती हैं, जेनरिक दवाइयाँ, इन जेनरिक दवाइयों के केंद्र खोले जाएंगे, औषधि केंद्र खोले जाएंगे, ताकि आपको कम कीमत में दवाइयाँ उपलब्ध हो सके। आगे कहानी समझो। और खुल भी रहे हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो हैं हमारे किशन रेड्डी जी, इन्होंने एक जगह पे इसका केंद्र, इसका सेंटर खोला है। और वो जगह कौन सी है? तेलंगाना जो है प्रदेश हमारा, उस तेलंगाना में एक जगह है जिसका नाम है सिकंदराबाद। यहाँ पे इसका केंद्र खोला गया है। किसने उद्घाटन किया इसका? जी किशन रेड्डी ने। और ये क्या है? पीएम जन औषधि केंद्र। किस योजना के तहत है ये केंद्र? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत ये केंद्र खोला गया है। आगे दोस्तों कहानी समझ में? ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा इस प्रकार से यहाँ पे खत्म हो जाता है, क्योंकि ये था हमारा टॉप 10 वीक का टॉप 10 करंट, 10 महत्वपूर्ण करंट के बिंदु जो इस सप्ताह के हमारे थे। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को मजा आया होगा, समझ में आया होगा सारा का सारा। ठीक है, बढ़िया से इन पॉइंट्स को राइट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। पुराने जो वीक के लगभग 2-3 महीने से हम लोग शूट करके भी डाल रहे हैं, और अपन फिर साल 1.5 साल से तो करंट अफेयर इस प्रकार से पढ़ ही रहे हैं। पर जो शूट हुए हैं उनके नोट्स प्रॉपर तरीके से बना लेना और चलते रहना। हर सप्ताह के जो टॉप 10 होते हैं बिंदु, है ना, एग्जाम के टाइम पे कई बार ऐसा होता है कि हमारा एकदम से पूरा पढ़ना का नहीं बनता है, तो हम लोग जो नोट्स शॉर्ट में बना लेते हैं उनसे हमारी एक अच्छा सा रिवीजन हो सकता है। तो नोट्स जरूर बनाइएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल अगली रविवार।